तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं देवभूमि, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। पौड़ी से शिक्षक जगत के एक बड़ी खबर यह है कि शिक्षक जगत के अंदर कोरोना विस्फोट हुआ। एक साथ 80 टीचर्स पाए गए कोविड पॉजिटिव। 4 ब्लॉक के सभी स्कूल 5 दिन के लिए बंद हैं और जिले के खिरसू ब्लॉक में 19 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हैं। पौड़ी के अंदर 24 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हैं। कोट ऑन पाबो के अंदर भी 20 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड के अंदर कुछ दिन पहले ही स्कूल खुले थे कि कोरोना ने अपना कहर दिखाना फिर शुरू कर दिया। राज्य में पौड़ी के अंदर 80 टीचर्स एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हड़कंप मचा है। 4 ब्लॉक के सभी स्कूल 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। जानकारी मिली है कि इन सभी टीचर्स ने स्कूल खुलने से ठीक पहले कोविड टेस्ट कराया था, जबकि मैनेजमेंट का निर्देश था कि टेस्ट पहले ही करवा लिए जाएं। इसके अलावा एक एम्प्लॉय के कोरोना पॉजिटिव मिलने की वजह से शिक्षा परिसर पौड़ी के अंदर अपर निदेशक बेसिक ऑफिस को भी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। राज्य में इन दिनों कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते गुरुवार पौड़ी में ही 80 टीचर्स कोरोना से संक्रमित मिले। इस वजह से जिले के ब्लॉक खिरसू में 19, पौड़ी में 24, कोट और पाबो के अंदर 20 और कलजी खाल ब्लॉक में एक स्कूल 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो एक साथ 80 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में पाए गए हैं और इसके बाद तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया। एक साथ 80 टीचर्स कोविड पॉजिटिव पाए जाने से यहां काफी हड़कंप और हलचल की स्थिति देखी जा रही है। जिले में खिरसू ब्लॉक के अंदर 19, पौड़ी में 24, इसके अलावा कोट और पाबो में 20 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो सभी स्कूल 5 दिन के लिए फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। देवभूमि से यह बड़ी खबर है। पौड़ी में शिक्षक जगत के अंदर एक साथ 80 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 80 टीचर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यहां काफी हड़कंप की स्थिति है। शिक्षक जगत में काफी हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी की गई, जिसका खामियाजा 80 टीचर्स को कोविड पॉजिटिव होने के बाद सामने आया है। तो कोट और पाबो में 20 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव, कुल मिलाकर 80 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनके कोविड पॉजिटिव आने के बाद शिक्षक जगत में काफी हड़कंप। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, 80 टीचर्स एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए गए, कहां पर लापरवाही हुई? तुषार, अपना सवाल दोहराएं प्लीज। फहीम, मेरा सवाल यह है कि 80 टीचर्स एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कुछ ही दिन पहले स्कूल खोले गए थे, कहीं ना कहीं किसी स्तर पर लापरवाही हुई, अनियमितता हुई, जिसका खामियाजा यह हुआ, कहां पर? बिल्कुल, देखिए 80 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने पूरी रिपोर्ट तलब की है शिक्षा विभाग से और निर्देश दिए हैं कि एसओपी के पालन को लेकर के कहीं कोई चूक है, किस तरह की बात है, उसकी पूरी रिपोर्ट तलब की है। 80 शिक्षकों का एक बड़ी बात है पॉजिटिव आना। और जिस तरीके से जब स्कूल खुलने से पहले ही कह दिया गया था कि समय रहते 1 हफ्ता पहले से जो शिक्षकों की टेस्टिंग है वो होगी और उसके बाद स्कूल खुलेंगे, यानी उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। ऐसे में शिक्षकों का पॉजिटिव आना अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या उतना समय रहते ये टेस्टिंग नहीं हुई है, और अगर हुई है तो फिर ये कैसे चूक हुई है, क्योंकि जो शिक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं तुषार, उनमें उन शिक्षकों ने जिन बच्चों को पढ़ाया है तो उन बच्चों को लेकर के भी एक शंका पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे इस रिजल्ट, इस तरीके जो परिणाम आए हैं शिक्षा
शुरू होने के बाद, कॉलेज खुलने के बाद में, तो उससे अभिभावकों में जाहिर सी बात है कि एक शंका और आगे के लिए, भविष्य के लिए एक डर जरूर बैठ सकता है। अभी 5 तक स्कूल बंद रहेंगे, उसके बाद खुलेंगे तो क्या तस्वीर होगी, क्या अभिभावक उतने अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल की नहीं भेजेंगे। पहले ही जब 2 नवंबर को स्कूल खुले तो ज्यादा तादाद बच्चों की नहीं है स्कूलों में, अभिभावक ज्यादा नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों का पॉजिटिव पाए जाना पहले ही हफ्ते, ये अपने में बड़ी बात है तुषार। बिल्कुल, लेकिन फ़हीम, सीधे तौर पर देखा जाए, जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि जहां पहले ही डर था सभी के अंदर कि स्कूल बच्चों को ना भेजें, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाई, लेकिन ये खबर आने के बाद तो अब सरकार को एक तरीके से ये आश्वस्त करना और ये विश्वास दिलाना कि सब कुछ ठीक रहेगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी और सरकार को इसके लिए एक अलग से प्लान बनाना होगा। बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग में इस मामले को लेकर के काफी हड़कंप की स्थिति है और जाहिर सी बात है कि सरकार लगातार, और शिक्षा विभाग के तौर पर मंत्री अरविंद पांडे भी लगातार एक आश्वासन देते रहे हैं अभिभावकों को कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और बच्चों की सुरक्षा, टीचरों की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के सरकार कोशिशें कर रही है। लेकिन पॉजिटिव आए हैं तो जाहिर सी बात है कि एक डर जरूर अभिभावकों में बैठा है और किस तरह से डर दूर किया जाएगा, ये अब शिक्षा विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सख्त निर्देश दिए हैं और शिक्षा निदेशक से सारे मामले की रिपोर्ट भी तलब की है और एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की स्कूल के स्तर पर, विभाग के स्तर पर चूक ना हो पाए व्यवस्थाओं को लेकर के, तभी अभिभावकों का भरोसा रहेगा। लेकिन ये क्योंकि बड़ी तादाद है, 80 शिक्षकों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना, इसमें कहाँ कोई चूक है, इसको लेकर के रिपोर्ट की है मंत्री ने, ताकि अगर कहीं किसी स्तर पर जानबूझकर कोई चूक हुई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके और अगर कहीं कोई व्यवस्था में कोई कमी है व्यवस्था ठीक रखने में, तो वो भी दुरुस्त की जा सके। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पौड़ी के अंदर 80 शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रिपोर्ट तलब कर ली है और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पूरी जानकारी मांगी है। शिक्षा निदेशक को दिए गए गाइडलाइंस के पालन के निर्देश और बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है, मंत्री अरविंद पांडे ने कहा। स्कूल खुलने में टीचर और बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, अरविंद पांडे की तरफ से कहा गया। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पूरी जानकारी मांगी है, रिपोर्ट तलब की है और अब सीधे तौर पर सरकार को काफी कुछ समझने की जरूरत होगी कि कैसे बच्चों को ये और बच्चों के माँ बाप को ये आश्वस्त करें, विश्वास दिलाएं कि स्कूलों में आने पर उनको कोई खतरा नहीं होगा, कोविड से खतरा नहीं होगा। क्योंकि 80 टीचर्स अगर पूरे उत्तराखंड में एक साथ पॉजिटिव पाए जाते हैं तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सरकार के आगे खड़ी हो जाती है। न सिर्फ कोरोना की दृष्टि से बल्कि शिक्षा व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पूरी रिपोर्ट मांगी है, पूरी जानकारी मांगी है, शिक्षा निदेशक को दिए गाइडलाइंस पालन करने के निर्देश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। रुद्रप्रयाग से हटाई गई डीएम वंदना सिंह, डीएम वंदना सिंह को शासन में किया गया अटैच और अपर मुख्य सचिव कार्मिक कार्यालय के अंदर अटैच किया गया। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार के विभागों में भी फेरबदल किया गया। एमएसएमई, औद्योगिक विकास एवं खादी विभाग हटाए गए। साफ सुथरी छवि की आईएएस मनीषा पवार को किया गया हल्का, हालांकि उनसे हटाए गए विभाग अभी किसी को दिए नहीं गए। कार्मिक विभाग में केवल 2 ही अफसरों के किए गए तबादले। रुद्रप्रयाग का डीएम कौन होगा अब भी सूची तय नहीं की गई। वहीं सीएम की बैठकों की उपेक्षा करने पर डीएम वंदना सिंह अटैच की गई। अधिकारियों की लापरवाही पर त्रिवेंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। तो वंदना सिंह जिन्होंने सीएम की बैठक में लापरवाही की थी और उसी को लेकर उन्हें वहां से हटा दिया गया, यानी कि उन्हें अब कार्मिक विभाग में अटैच कर दिया गया। फिलहाल रुद्रप्रयाग से जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी की थी उनके ऊपर उसे वापस ले लिया गया है। तो सीएम की बैठकों की उपेक्षा करने पर डीएम वंदना सिंह अटैच कर दी गई। अधिकारियों की लापरवाही पर त्रिवेंद्र सरकार ने एक्शन लिया। तो रुद्रप्रयाग से हटाई गई डीएम वंदना सिंह। तो डीएम वंदना सिंह को शासन में अटैच किया गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक कार्यालय में उन्हें अटैच किया गया। साफ सुथरी छवि की आईएएस हैं मनीषा पवार और उनको फिलहाल उनके ऊपर जो अतिरिक्त प्रभाव थे उससे हल्का कर दिया गया है।
तो वहीं कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी ने वार किया। प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने किया हमला। कांग्रेस का दलितों को लेकर प्रदर्शन हास्यास्पद है। पहले अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस। बीजेपी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। दलितों के हित के लिए समर्पित रही है बीजेपी। कांग्रेस दलितों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। ये भसीन की तरफ से, देवेंद्र भसीन की तरफ से तमाम बातों को कहा गया है। कांग्रेस का दलितों को लेकर पहले को भी कोई भी अपनापन नहीं दिखा। पहले अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस से देवेंद्र भसीन की तरफ से कहा गया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो बीजेपी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। दलितों के हितों के लिए समर्पित रही है बीजेपी। तो कांग्रेस दलितों के लिए रही समर्पित। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी का वार। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने हमला भी किया। तो वहीं उत्तराखंड में सत्ताधारी भाजपा को सत्ता से हटाने और खुद को सत्ता में काबिज करने के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर गांव-गांव में जाकर पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए छोटी छोटी बैठकें कर लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया। तो वहीं 2022 के चुनावों के लिए अब लोगों को अपने साथ जोड़कर बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के बारे में भी लोगों के बीच जाकर उन्हें बताया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस नेता अब सरकार के हर फैसले से जनता को हो रहे नफे नुकसान के बारे में भी गांव-गांव जाकर अवगत करा रहे हैं और सरकार की नीतियों को जनता के विरुद्ध बताकर उनसे कांग्रेस का समर्थन करने की अपील भी कर रहे हैं। टाइम की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरा सिस्टम खराब हो गया पूरे क्षेत्र का, चाहे वो यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान का हो गया। अभी बच्चों की फीस माफ़ नहीं हुई। आप ये देखिए पूरे स्कूलों की माफ़ करनी चाहिए थी। बैंक से फ्री लोन वाले की बात हुई, फ्री जो इंटरेस्ट वाला वो लोन था उसकी बात हुई थी, लेकिन कुछ उसमें कुछ नहीं हुआ। तो हम ये आज जनता की समस्या सुनने के लिए हम यहाँ पर वाला नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक की गई और उसमें तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई। एक तरफ तो भाजपा सरकार बोल रही है कि क्षेत्र में डोईवाला विधानसभा में काम हो रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा था, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। कई लोगों ने अपनी समस्या बताई। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़कों का वही हाल है। लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। युवा आज दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विधानसभा में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डोईवाले के लोगों ने बहुत विश्वास करके माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा जताया था। मगर डोईवाले में जिस प्रकार से आज समस्या दिन रात उत्पन्न हो रही हैं, सड़कें वैसी ख़राब हैं, लाइट से लोग परेशान हैं, पानी सही प्रकार से नहीं आ पा रहा है और युवा रोजगार के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने आज प्रेस वार्ता की और कहा कि डोईवाला के भानियावाला में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिससे उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रही। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सिमवाल ने कहा कि भानियावाला से लच्छीवाला तक सोंग नदी पर एटलस कंपनी द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों की सुविधाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। जो समस्या गांव की है, मुझे लगता है कि एनएच वाले एक्सपर्ट्स उनके साथ नहीं है, क्योंकि किसी भी सड़क या किसी भी चीज़ का निर्माण तब होता है पहले उसके लॉस एंड प्रॉफिट को सब देख लिया जाता है। पब्लिक को क्या नुकसान होगा, सरकार को क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस एनएच को बनाने वालों में शायद कोई टेक्नीशियन नहीं रहा होगा। अब जो सिमवाल जी ने अभी बताया कि वहाँ पर 3 खराबियाँ हैं, सरकार को चाहिए कि उन पर तुरंत अमल करे, क्योंकि ये जो भी हम बना रहे हैं, ये डेवलपमेंट जो भी कार्य है, ये जनता को लाभ पहुँचे। भ्रष्टाचार मुक्त वाली जो बात है जिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वो यही देख लीजिए। गांव वालों को जो है एनएच ने पूरी तरीके से काट दिया है। 1.5 साल से वो सबके दर पे जा के थक गए हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एनएच वालों से सरकार ने पहले ही पेशगी जो है अपनी ले ली है एडवांस में, और अब गांव वाले मरे या जिए उस बात से सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये इतनी घोर आपराधिक लापरवाही है कि एक मोहल्ले को नेशनल हाईवे ने 2 पार्ट में बांट दिया। बेचारे लोग नेशनल हाईवे के नीचे गांव छूट गए, उनके पास कोई कनेक्टिंग रोड्स नहीं बची, अपनी उपज को लाने के लिए कोई रास्ते नहीं बचे, लेकिन सरकार जो है 1.5 साल से उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो वहीं काशीपुर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि
नाबालिग के शव को फांसी के फंदे पर लटका देख परिजनों ने हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कोतवाली प्रभारी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि मृतका 11वीं कक्षा की छात्रा थी और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। काशीपुर में नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और शव को फांसी के फंदे पर लटका देख परिजनों ने हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक लड़की है जिसका नाम मंजू डॉटर ऑफ परमानंद है। ये करीब 16-17 साल की लड़की है और इसने संभवतः फांसी लगा के आत्महत्या की है और इस संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और बॉडी को पीएम हेतु भेजा। तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में जैसे जैसे त्योहारों का सीजन नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे मिलावटखोरी के नुमाइंदे अपने इरादों को अंजाम देने में लगे हैं। दुकानों पर मिठाई की जगह मीठा जहर बेचा जा रहा है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब प्रशासन ने शहर में मिठाइयों की दुकान पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान कोयल घाटी के पास ओम डेयरी पर महीनों से सड़ रही मिठाइयों की खेप बरामद हुई, जिसे त्योहारी सीजन के चलते खपाने की तैयारी चल रही थी। प्रशासन ने सड़ी हुई मिठाइयों को कब्जे में लेकर नष्ट किया। वहीं बाजार के अन्य दुकानों से भी प्रशासन ने मिठाइयों के सैंपल लेकर रुद्रपुर लेबोरेटरी जांच के लिए भेज दिए हैं। ऋषिकेश में मिठाइयों की दुकान पर बिक रहा जहर, प्रशासन ने मिठाइयों की दुकान पर अचानक छापेमारी की। आज जो है एसडीएम साहब के साथ दुकानों का इंस्पेक्शन किया गया, निरीक्षण किया गया। हमारे एफएसएसए एक्ट में एक गाइडलाइन है कि अब निर्माण तिथि, खुले मिठाई में निर्माण तिथि और उपभोग की तिथि भी अंकित करना है। तो उसको लेके आज दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया गया। जहां निर्माण तिथि नहीं पाई गई उनको नोटिस दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर इसमें वो डालेंगे, डेट डालेंगे और सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन को भी देखा गया। निर्माण तिथि और उपभोग की तिथि भी अंकित करना है। तो उसको लेके आज मिठाई की दुकानों को चेक कर रहे हैं सेफ्टी और सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ दुकानों के सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि मिठाइयों में मिलावट तो नहीं हो रही है। एक ये जो दुकान है श्री ओम डेयरी, इस पे हमने अभी इंस्पेक्शन किया तो यहाँ पे इनके पास कुछ पुराना लॉट मिला है और इस लॉट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इनके यहाँ से सैंपल भी ले रहे हैं। यदि इनकी मिठाई में कोई मिलावट मिलती है तो इनके अगेंस्ट कानून। तो देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।